नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तेजस्वी यादव ने किया संवाददाता सम्मेलन। ट्रिपल मर्डर केस को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, एफआईआर करवाने के बाद भी क्यों नहीं हो रही पप्पू पांडे की गिरफ्तारी। सीतामढ़ी जिले में मैट्रिक के टॉपर छात्रों को डीएम ने किया सम्मानित। अंशुमन कुमार ने 475 नंबर लाकर मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान किया प्राप्त। लड़कियों में शालिनी भारती ने प्रथम स्थान किया प्राप्त। कटिहार में मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जारी। अपने गृह राज्य पहुंच प्रवासी मजदूर हुए भावुक। मजदूरों ने कहा, बिहार सरकार से रोजगार की मांग। और क्वारंटीन में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। युवकों को पीट पीट कर किया गया घायल। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री के घर पर गोलीबारी की गई है और अपराधियों ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ सहनी के आवास को अपना निशाना बनाया। अपराधियों की तरफ से गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना समस्तीपुर के मोरबा के गुड़ाए बसही की है, जहां 7 अज्ञात अपराधी आते हैं, इस घटना को अंजाम देते हैं। और इस घटना के बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, अपराधियों की तरफ से गोलीबारी की गई है। और समस्तीपुर में पूर्व मंत्री बैद्यनाथ सहनी के आवास पर अपराधियों ने गोलीबारी की है। हालांकि अभी तक पूरा अपडेट नहीं है कि क्या इसमें किसी के घायल होने की, क्या किसी को गोली भी लगी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार में नेताओं के ऊपर इस तरीके के अपराधी अंजाम दिए जा रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में भी ट्रिपल मर्डर हुआ था और उसको लेकर अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ समस्तीपुर में इस तरीके की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अफरोज आलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफरोज, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कोई घायल हुआ है? क्या किसी को गोली लगी है? ये आदर्श बता दें कि जो है ये पूर्व मंत्री के घर पे जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है अपराधियों के द्वारा, और अभी तक जो जानकारी जो है स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। पूर्व मंत्री जो है कुछ ही देर में जो है मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद ही जो है कुछ मामले का जो है स्पष्ट जो है हो पाएगा मामला। लेकिन हम ये बता देना चाह रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री का जो है, हम लोगों से जो फोनिंग बात जब पूर्व मंत्री से हुई थी, तो उन्होंने ये कहा है कि पुलिस के सामने भी जो है अपराधियों ने जो है फायरिंग करते हुए जो है वहां से भाग निकले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने से अपराधी फायरिंग करते हैं और उसके बाद भागते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये जो है यहाँ पे बनता है कि आखिर जब पुलिस जांच में गई और जब जांच कर ही रही थी कि उस दरमियान भी जो है पुलिस के सामने फायरिंग की गई है, इसमें जो है सबसे ज्यादा सवाल पुलिस पे खड़ा कर देने वाला बात सामने आ रहा है। अफरोज, एक बड़ी बात आप बता रहे हैं कि पुलिस के सामने भी गोलीबारी हुई, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये दिखाता है कि किस तरीके से बिहार में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के तमाम दावों के बाद भी सुशासन राज में ये क्या हो रहा है, अपराधी बेखौफ है। तो क्या अफरोज, पुलिस किस दिशा में अब कार्रवाई कर रही है? क्या इसे कोई पॉलिटिकल रंजिश के तौर पर देखा जा रहा है या फिर कोई पुरानी रंजिश? जी, ये बता दें कि अभी जो बैद्यनाथ सहनी से जो पूर्व मंत्री हैं उनसे जो बात हुई है, तो उन्होंने ये साफ तौर पे जो है सिर्फ बताया है कि वहाँ पे कुछ अपराधी गतिविधि के जो है लोग वहाँ पे रहते हैं और उनका ही विरोध करते रहे हैं, हमेशा करते ही रहते थे। तो उसी दरमियान जो है उनको शक जाहिर कर रहे हैं कि वो हो न सके तो जो है वह उन्हीं अपराधियों का ये काम है। और हमारे घर पे और कुछ अपराधियों की पहचान के बारे में भी बता रहे हैं कि कुछ अपराधी की हमने पहचान भी की है, लेकिन जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को जो है वो नहीं बता देते, जब मामला स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि अफरोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल कर आता है सामने। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से समस्तीपुर में अब पूर्व मंत्री के घर पर यह गोलीबारी हुई है, अपराधी आते हैं, आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं, पुलिस के सामने गोली बंदूक लहराते हुए निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस उनका कुछ भी नहीं कर पाती। आखिर ये हो क्या रहा है सुशासन राज में? वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बीते दिन जो गोपालगंज के हथुआ में हुए ट्रिपल मर्डर केस को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा है। तेजस्वी यादव लगातार इस मामले में आरोपी जेडीयू विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपालगंज मामले पर सरकार को घेरा है
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में एफआईआर करवाने के बाद भी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि विधायक मुख्यमंत्री के करीबी हैं, इसलिए उसे बचाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो सभी विधायकों को लेकर गोपालगंज जाएंगे। साथ ही कहा कि सरकार के संरक्षण में विधायक को बचाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को इसमें आगे आकर बयान देना चाहिए। जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री जी का इतना हमको ले जा रहे तो हम मेरी बात माने ना, पहले गिरफ्तार करवाए, सामने देख लीजिए, पहले गिरफ्तार करें ना भाई अपने विधायक को जो अपराधी है, पहले गिरफ्तार करें। और ये तो दीपा पोती वाली बात और मजाक में कोई मुख्यमंत्री कोई बात कहे वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री वो है, उनकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, जो कमियां हम गिना रहे हैं। लेकिन आप अपने जिम्मेदारियों पे कहाँ खड़े हैं? आप तो एक घर में बैठे हुए, ठीक है लॉकडाउन, लेकिन और बाकी मुख्यमंत्री का क्या था? तो हमको ज्यादा इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। सरकार को और हमारी आला अधिकारियों से भी बात हुई है। और हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से अब जेडीयू सरकार, नीतीश सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। और अगर देखेंगे गोपालगंज में जो 4 मर्डर हुए हैं, उस 4 मर्डर ने इस राजनीति में एक तरह से कहिए आग में घी डालने का काम किया है। वो इसलिए भी क्योंकि एक तरह से ये पॉलिटिकल मर्डर है, और चाहे वो 3 पहले ट्रिपल मर्डर हुए हों, चाहे उसके बाद उसके मतलब रिस्पांस में दूसरा मर्डर हुआ हो, और मिला जुला करके ये कहा जा सकता है कि इस पॉलिटिकल सीन का फायदा विपक्ष निश्चित रूप से उठाना चाहेगा, क्योंकि जदयू की सरकार, खास करके नीतीश कुमार की सरकार जो है वो सुशासन के लिए अपने को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने देना नहीं चाहती है। और यही कारण है कि वो इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं तो विपक्ष के सीधे हमले पे नीतीश कुमार ही होते हैं कि आप सुशासन की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, और जब आप ही का एक लॉ मेकर है जो कानून बनाने वाला है, वो जब इस तरह के आरोपों से घिर जाए तो जाहिर सी बात है आपको एक्शन लेना चाहिए, और क्विक एक्शन लेना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में ये कंप्लीट मैसेज जाए कि वो कोई भी अपराधी जो सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का हो, उसको कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, और जो यथोचित जो न्याय होता है वो मिलेगा, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए। तेजस्वी यादव मुख्य रूप से इस पॉलिटिकल ईयर को, या इस साल को जो चुनावों का वर्ष भी कहा जा रहा है, कोरोना और हो, चाहे इस तरह के पॉलिटिकल मर्डर हो या इस तरह का पॉलिटिकल जिंदगी हो, जिसका फायदा उठाने से नहीं चुकना चाहते हैं। और खास करके तब जब इस पॉलिटिकल मर्डर का एक एंगल ये भी हो कि जो पहले जो मर्डर हुए हैं उनमें राजद के लोग शामिल थे, और चूंकि राजद के वोट बैंक का भी सवाल है, तो अपने कार्यकर्ताओं को खुल करके नहीं सपोर्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है दिक्कतें तो होंगी, और विपक्ष का काम भी है कि इस तरह के मुद्दों को लेकर के नीतीश सरकार को घेरा जाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय इस पर अब राजनीति सुलगती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये भी तो देखने वाली बात है ना कि अभी गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस हुआ, उसके बाद समस्तीपुर में पूर्व मंत्री को निशाना बनाया जाता है, और अभी तक विधायक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है? क्या ये कोई राजनीतिक दबाव हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इस मामले में कोई बड़ा राजनीतिक दबाव हो सकता है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी बता रही है कि इस तरह की चीजों के लिए नीतीश कुमार डायरेक्ट इंटरफेयर पुलिस ऑफिसर्स को नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर हुआ तो आप देखेंगे सारण रेंज के जो डीआईजी हैं वो खुद भी वहां पहुंचे, और उन्होंने आनंद फानंद में सबसे पहले जो सह आरोपी या आरोपी थे उसमें मुख्य इनको छोड़ करके बाकी लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती है। हाँ, ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो जदयू के विधायक हैं? ये सोचने वाली बात है, और विपक्ष इसी बात पे जो है अड़ंगा डाल रहा है कि आप जो है मेन आरोपी जो जदयू का विधायक है उसको गिरफ्तार करने में कहीं ना कहीं नाकाम है, तो पुलिस प्रशासन की विफलता तो निश्चित रूप से दिखती है। साथ में ये नहीं कहा जा सकता कि एक राजनीतिक दबाव है, ये जरूर हो सकता है कि राजनीतिक रसूख का फायदा वो जरूर उठा रहे होंगे, क्योंकि उनके अपने कनेक्शंस होंगे, और इस तरह से उन्हें छुपने में या वहां से बच के निकलने में
जहां पे पुलिस छापेमारी कर रही है उसमें जरूर योगदान हो सकता है, लेकिन वो बचेंगे नहीं, ऐसा सरकारी सूत्रों का मतलब एक स्पष्ट रूप से कहना है कि निश्चित रूप से कोई दबाव नहीं है और वो अगर मिले तो उनको गिरफ्तार जरूर कर लिया जाएगा। लेकिन चूंकि आप अगर देखेंगे इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव होने हैं तो इस तरह की घटनाएं जो है बिहार में दिखती हैं और हालांकि उनकी संख्या अभी कम है लेकिन कोरोना महासंकट की वजह से, लेकिन इस तरह के जो उपद्रव हैं या इस तरह की हत्याएं जो है होती रही हैं और न हो इसके लिए जरूरी है कि जदयू विधायक की गिरफ्तारी कर ली जाए। यही तेजस्वी यादव भी चाह रहे हैं जी। जाहिर सी बात है अजय, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट में भी दिखाया था कि किस तरीके से पप्पू पांडे यानी अमरेंद्र पांडे के ऊपर पहले भी कई केस दर्ज हुए हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ हमें इस पूरे मामले पर देखने को मिलता है। वहीं सीतामढ़ी जिले में मैट्रिक के टॉपर छात्रों को डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सम्मानित किया है। सीतामढ़ी के सोनभरसा प्रखंड के भूतही गांव के रहने वाले अंशुमन कुमार ने 475 नंबर लाकर जिले में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, लड़कियों में शालिनी भारती ने भी जिले में प्रथम स्थान लाकर अपने जिले का नाम रोशन किया है, जिसे सीतामढ़ी के डीएम ने अपने कार्यालय कक्ष में निमंत्रित कर उसे सम्मानित करने का काम किया है। इस दौरान इन मेधावी छात्रों से बातचीत के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आगे की पढ़ाई करके वो डॉक्टर बनने की इच्छा रख रहे थे। दोनों का कहना था कि कोरोना वायरस जिस महामारी में पूरा देश और इसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, ऐसे में चिकित्सकों की भारी कमी भी देखी गई। ऐसी परिस्थिति में आगे की पढ़ाई करके वो डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि वो ऐसी परिस्थिति में देश और दुनिया की सेवा कर सकें। आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी खल रही है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स बनेंगे तो मानवता की सेवा करेंगे, इसलिए डॉक्टर स्टॉप सीख मिला तुमको। ये जब कोरोना महामारी फैली तो उसके बाद देश की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट निकली उसके पहले क्या बनना चाहते थे? पहले आईएएस बनना चाहते थे, तो कोरोना के कारण इरादा बदल दिया। वैसे साइंस से ही दोनों चीज भी जा सकते थे, लेकिन अभी डॉक्टर बनेंगे उसके बाद। कोरोना महामारी के चलते जो कमी आई है डॉक्टर के लिए, ताकि हम समाज की सेवा कर सकें। पहले क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर ही बनना चाहती जी। तो ये विचार मतलब कितना आगे कारगर रहेगा, कितना सोचिए कि नहीं हम बन के ही रहेंगे? बनेंगे। इसमें सीतामढ़ी से प्रथम स्थान अंशुमन कुमार को प्राप्त हुआ है, जिनकी कुल संख्या 475 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स इन्हें मिले हैं, जो 95% है। ये जिले में प्रथम स्थान है एवं बिहार में 6वां स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ लड़की में टॉपर शालिनी भारती हुई हैं, इन्हें 461 अंक 500 में प्राप्त हुए हैं, 92.2%। इसी के साथ जिले में कुल टोटल टॉप 5 की विवरणी इस प्रकार है। प्रथम स्थान अंशुमन कुमार 475 आउट ऑफ 500 मार्क्स। सेकेंड आकाश पंजियार 467 मार्क्स आउट ऑफ 500। थर्ड सुमित कुमार 464 मार्क्स आउट ऑफ 500। थर्ड भाजन कुमार 464 आउट ऑफ 500 और थर्ड और एक है नितेश कुमार 464 आउट ऑफ 500। फोर्थ पोजीशन अब्दुल बासित 462 आउट ऑफ 500 एंड फिफ्थ स्थान शालिनी भारती 461 आउट ऑफ 500। बच्चों के चेहरे पर खुशी है, भले ही रिजल्ट लेट आया हो लेकिन देश सेवा करने का जज्बा उनके अंदर है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। देश के अलग अलग प्रांतों से ट्रेनों के माध्यम से कटिहार में मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच अपने माटी में पहुंचते ही प्रवासी मजदूर भावुक हो रहे हैं और स्टेशन परिसर में ही बैठकर खुले आसमान के नीचे उस पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं, जिस कारण
वो सकुशल वापस पहुंच सके हैं। हालांकि सफर अभी पूरा हुआ नहीं है और हो सकता है कि आगे घर तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का सफर पैदल ही करना पड़े। लेकिन इस बात की कोई शिकन नहीं है। मजदूरों ने कहा कि प्रदेश में काम करना उन लोगों के लिए भी मजबूरी है। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के साथ साथ परिवार की रोटी के जुगाड़ करने के लिए भी मजबूरी में उन्हें प्रदेश जाना पड़ता है। मजदूरों ने बिहार सरकार से गुहार भी लगाई है कि अब राज्य में ही रोजगार सृजन करें ताकि हमें बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर यहाँ रोजगार होगा तो हम क्यों जाए दिल्ली, बम्बई, अमृतसर क्यों जाए? यहाँ रोजगार अगर सरकार करे तो हम यही रहे अपने राज्य में। सरकार से यही बेनती है हमारा यहाँ कोई रोजगार करे। बाहर दिक्कत होता है, मन बाहर बहुत दिक्कत होता है। वहाँ दिक्कत था तभी यहाँ आए। यहाँ दिक्कत दिया सरकार, वहाँ गए, वहाँ से दिक्कत है, फिर यहाँ आ गए। क्या विनती कर सरकार से यही बेनती है हमारा यहाँ पे कोई रोजगार करे। अब क्या चाहते हैं, आगे क्या होना चाहिए? आगे हमारा कोई रोजगार करे यहाँ तो हम यहीं रहेंगे, वहाँ जाने का जरूरत ही नहीं हमको। परेशानी रास्ता में कोई भी नहीं हुआ, आने का दिक्कत नहीं हुआ, बाकी वहाँ पे थोड़ा परेशानी था सर। अब तो यहाँ आगे कैसे जाइएगा? आगे जाएंगे, यहाँ से तो कोई सुविधा मिल ही जाएगा अपना बिहार सरकार से। अच्छा। इसी तरह हमको घर पहुँचाइए देगा। तो बाकी आप सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे हमको कोई रोजगार दे दे तो बहुत अच्छा होता, वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वहाँ पे रोजगार मिलता तो हम यहाँ तो आते नहीं। तो यहाँ भी रोजगार होना चाहिए बिहार में। यहाँ पे रोजगार हो जाते तो बहुत अच्छा, यही निवेदन करता हूँ मैं सरकार। खबर कटिहार से है, जहां स्थानीय लोगों द्वारा क्वारंटीन में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के गोपाल पट्टी की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय युवक एसएच गोपाल पट्टी चौक के समीप क्वारंटीन में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें सेंटर से भगा देना चाहते थे, जिसे लेकर पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है। बीते देर रात युवकों ने क्वारंटीन सेंटर के बाहर गेट के सामने बुलाकर क्वारंटीन में रहने वाले युवकों को पीटकर घायल कर दिया, जिसके बाद क्वारंटीन में रहने वाले आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। इस पर विरोध भी जताया, लेकिन आरोप यह भी है कि फलका थाना पुलिस सड़क जाम करने का कारण क्वारंटीन में रहने वाले युवकों पर ही आक्रोशित होकर जमकर उन पर लाठियां चलाए, जिससे कई प्रवासी मजदूर घायल होने की भी खबर मिल रही है। और अभी तक हालांकि आधिकारिक रूप से कोई बात भी इस पूरे मामले पर सामने नहीं आई है। सर गेट पे खड़ा था, उधर से आके मार दिया जोर से, लाठी लेके। हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मुकरिया से, पंजाब से। पंजाब से? हाँ जी। घर कहाँ हुआ? घर सबदा। कौन सा क्वारंटाइन में है अभी? गोपाल पट्टी। यहाँ पर मेरे को खींच के चौक ले जा, कोई 7 आदमी ने मारा है। तुम लोग क्वारंटाइन में है तो फिर कैसे मारपीट कर दिया? सर वो गेट के आगे मारा है, गेट से आगे से खींच के आना है। 7 आदमी ने बोला इस पार में होता है ना। कौन कौन मारा है, क्या नाम है उसका? संजय डीजे और नहीं चिंता है। दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों का घर लौटने का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रतिदिन दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों से आ रहे ट्रेनों से लाखों की संख्या में प्रवासी अब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में व्याप्त अव्यवस्था के कारण प्रवासियों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण यात्रा के दौरान प्रवासियों को भोजन पानी के साथ साथ लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण जान भी गंवानी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां गुजरात के वापी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले एक व्यक्ति की ट्रेन में ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार पानी के अभाव में वो दवा नहीं खा पाया और इस कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि इस संबंध में रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में व्याप्त कुव्यवस्था को ही मौत का जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया है, लेकिन जिस तरह प्रवासियों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कुव्यवस्था का अंबार देखने को मिलता है, वो चिंता का विषय जरूर है। जहाँ जहाँ वहीं रुक जाता है, मतलब 1-2 किलोमीटर चलता है, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक रुक जाता है। 15 घंटा में हम लोग मुगलसराय से गया आए हैं। गया में जाके 4-6 घंटा कोई ट्रेन में लाइट नहीं थी, बड़ी परेशानी था। कभी बाहर बैठते थे, कभी अंदर बैठते थे। फिर जाकर के 3 बजे कुछ
3 बजे आया, उसको पीछे जो गार्ड होते हैं उसको पूछे क्या है भाई, फिर बोला कि अब चलेगा, बात किया उसने, फिर जाके ट्रेन चली, फिर सही सलामत। कितना टाइम? गुजरात गुवाहाटी से? पुआपी, गुजरात के पुआपी से। वापी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से ट्रेन कब चली थी? 11 बजे रात में। कल 11 बजे रात में? 11 बजे रात में। कल 11 बजे रात में ना? अच्छा अच्छा, 23 तारीख को। तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई, कहाँ होगी? ये आ रहे थे ना ट्रेन में, वापसी वाली ट्रेन जो आई थी ना, हाँ, इसमें टिकट कटा के 11 बजे में बैठी थी। बैठ करके अच्छे से खाना पीना खा पी के पानी तानी सब अच्छे से सब कुछ मिला था। और जिस तरीके से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन की, लेकिन इस तस्वीर में यह समझना बेहद जरूरी है कि कैसे सरकार प्रशासन के रेल मंत्रालय के तमाम दावों के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कुव्यवस्था और उससे लोगों को जान तक गंवानी पड़ रही है। ट्रेन में मौत हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कारण जो बताया गया है कि उसको पानी तक नहीं मिल पाया, उसे दवाई खानी थी लेकिन पानी नहीं मिला, जिसके चलते वो दवाई नहीं खा पाया और उसकी मौत हो गई। हैरान कर देती है जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, पटरी पर भी इतना आवागमन नहीं है, तो कहीं शिकायतें ये मिलती है कि जो सफर 3 दिन का होता है वो 7 से 8 दिन में पूरा हो रहा है। सफर पूरा होता है तो उनके सामने ना खाने के लिए कुछ होता है, ना पीने के लिए पानी होता है। अब सवाल खड़े हो तो खड़े किस पर हो, किसकी लापरवाही? सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अव्यवस्था का आरोप लगाती है, लेकिन इन सब के बीच पिस आम आदमी रहा है, पिस वो श्रमिक रहा है, पिस वो मजदूर रहा है जो अपने घर की आस में रेल मंत्रालय से ये अब तक आस लगाए बैठा था कि हमें ट्रेन से साहब ठीक ठाक हमारे घर भेज दीजिए, हम वहीं इंतजाम कर लेंगे। वहीं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, कटहा, लोकनाथपुर स्थित उप डाकघर में खाते को आधार से लिंक कराने के नाम पर पैसों का खेल जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना बंदी के दौरान लोग भूखे ना रहें, इसके लिए सरकार द्वारा सभी जनधन खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं। वहीं शहर में भीड़ ना हो, इस कारण गांव में ही उप डाकघर के माध्यम से सभी खाता धारकों के खाते में डायरेक्टर पैसा भेज रहा है। और जब ग्रामीण अपने पैसे को निकालने पहुंच रहे हैं तो खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने के एवज में पैसे की वसूली की जा रही है। वहीं मामले पर कटहा के डाकघर अधीक्षक ने पत्रकारों को सफाई देते हुए कहा है कि यह कार्य निःशुल्क है, इस तरह की कोई बात नहीं है। आधार लिंक हो रहा है, क्या पहले से लिंक नहीं है? ना, पहले से लिंक नहीं था। क्या कर रहे हैं यहाँ लिंक के लिए? बस यहीं से बगल में रह के योगदान दे रहे हैं। कौन है इसका अधिकारी? कौन है? वो जो बैठे हुए हैं वही अधिकारी हैं। आपके हाथ में इतना आधार कार्ड है? सब लोग जमा किए हुए हैं, सब लोग जमा किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।